हेलो एवरीवन, आज हम लास्ट अपना टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे एजुकेशन एंड सोसाइटी के बारे में एंड देन कल्चर, सोशलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस के बारे में। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कल्चरल मीन्स इसका जो मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड मेन डेफिनेशंस हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्चर क्या होता है। कल्चर का जो व्यापक अर्थ होता है मीन्स ब्रॉड मीनिंग एंड इसकी चेंजिंग का जो रूल है और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो समाज पर कैसा होता है। तो संस्कृति में हमने जीने के तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं और आर्थिक गतिविधियाँ शामिल करते हैं और इसके साथ साथ में परिवर्तनशीलता। जो आपकी संस्कृति है वो ओवरऑल परिवर्तनशील है, कभी भी समान नहीं रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी स्थिर नहीं रहती, यह हमेशा गतिशील और निरंतर बदलाव की स्थिति में होती है। समाज पर इफेक्ट, तो हमारा जो सोसाइटी पर इफेक्ट होता है कल्चर का, वो कैसा होता है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है संस्कृति भी उसके साथ में बढ़ती है। मीन्स अगर समाज में कोई चेंज है तो मीन्स आपकी संस्कृति भी चेंज होती रहती है। इसके साथ साथ में हम नेक्स्ट देखते हैं कि संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैन फिलोसोफर्स और राइटर्स के अकॉर्डिंग, सर एडवर्ड टायलर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपकी संस्कृति है वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की गई सभी क्षमताएं और आदतें शामिल होती है। मीन्स आपका क्या होगा, नॉलेज, बिलीफ और आपकी आर्ट्स, मॉरल वैल्यूज़, लॉज और आपके रीति रिवाज हैं जो ये किसके द्वारा अर्जित किए जाते हैं, समाज में का जो एक सदस्य है मनुष्य उसके अकॉर्डिंग। तो क्या कह सकते हैं शॉर्टली हम इसको कि संस्कृति सामाजिक विरासत का हिस्सा है जो कि हमें दर पीढ़ी हमारी नई पीढ़ियों में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट है हमारा बिडनी। संस्कृति कृषि तथ्यों, कलाकृतियों, सामाजिक संगठनों और मानसिक तथ्यों का उत्पाद होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार संस्कृति को प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। इसके अनुसार संस्कृति पारंपरिक समझ का एक संगठित रूप है जो कला और कलाकृतियों के रूप में प्रकट होती है। क्योंकि जो हमारी ओल्ड फैसिलिटीज़ है, ओल्ड कल्चर है, उसको हम किस तरीके से नए मॉडर्न ज़माने तक कैसे पहुंचाएंगे, वो इस तरीके से कि 1 to 2nd एंड देन 3rd 4th इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं, कुछ मानक चाहिए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ में हमारा नेक्स्ट होगा रूथ बेनेडिक्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो बुक्स है, इसकी बुक्स का नाम आता है कभी कभी तो पैटर्न ऑफ कल्चर 1936 में जो प्रकाशित की गई थी। और इसके बाद में मेलविल-नोव्स्की क्या कहते हैं कि संस्कृति को एज ए इंस्ट्रूमेंट माना गया है। यह मानव जीवन को जीवित रहने और जैविक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने वाला उपकरण है। तो संस्कृति को एज ए टूल किसके अकॉर्डिंग माना गया है, मेलिनोव्स्की के अकॉर्डिंग, मेलिनोव्स्की के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ में संस्कृति को सामाजिक विरासत कहते हैं। कौन कहते हैं, रैडक्लिफ ब्राउन। की विशेषताएं कि संस्कृति की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मानव निर्मित होती है, मैन मेड होती है, इसमें प्रकृति का कोई लेना देना नहीं होता। सेकंड है ये सीखी जा सकती है, लर्न होती है कि पहले संस्कृति आपकी समाज से व्यक्ति से शिक्षा और शिक्षा से फिर आपकी नई पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ये ट्रांसमिटेड होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दी जाती है। विशिष्टता, इसकी यूनिकनेस क्या होती है कि हर समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। जैसे कि जो जंगल में रहने वाले आदिवासी होते हैं उनकी संस्कृति कल्चर अलग होती है, ग्रामीण इलाकों में संस्कृति अलग होती है, इसी तरीके से सिटी एरियाज़ में जो कल्चर होती है वो अलग होती है। सामाजिक, यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समूह की होती है और आइडियल होती है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। इसके अकॉर्डिंग अनुकूलनशीलता, जैसे जैसे पर्यावरण के अकॉर्डिंग मनुष्य बदलता रहता है सेम उसी तरीके से संस्कृति में भी सुधार किए जाते हैं, संस्कृति में भी बदलाव किए जाते हैं। एकीकरण, यह समाज के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है और अति व्यक्तिगत और अति जैविक, यह किसी एक व्यक्ति से उठकर पूरे समाज को प्रभावित करती है। अब इसकी जो संरचनाएं हैं और इसकी इकाइयां हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, संस्कृति कैसे बनती है, इसकी किस तरीके से इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे डिफाइन किए जाएंगे। तो संस्कृति तत्व, कल्चर ट्रेट्स, यह संस्कृति की एक सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है।
हमें मिल सकता है कि संस्कृति की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई क्या है, तो आप बोल सकते हो सांस्कृतिक तत्व, जैसे कि हाथ मिलाना, प्रार्थना करना और झंडे को सलामी देना आदि। सांस्कृतिक संकुल, जब कई संस्कृति तत्व आपस में मिलकर एक अर्थपूर्ण ताना बाना बनाते हैं तो उसे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। जैसे कि 3 से 4 व्यक्ति अगर एक ही निर्णय ले तो उसी निर्णय को मान्य किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके धार्मिक अनुष्ठान, विवाह, संस्कार और कोई त्योहार, ये सभी क्या होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस कल्चर से रिलेट करते हैं। जनरीति और लोक रीतियाँ, विलियम ग्राहम समनवर ने क्या कहा था, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है फोल्कवेज। तो विलियम ग्राहम समनर की जो बुक है उसका क्या नाम है, फोल्कवेज, इसे आप याद कर लेंगे। इसके साथ साथ में इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि बड़ों का सम्मान करना, हाथ मिलाना, छुरी कांटे से खाना, सड़क के बाईं ओर चलना, गाड़ी चलाना, इस तरीके से जो नियम थे वो किसके अकॉर्डिंग थे, विलियम ग्राहम समनर के अकॉर्डिंग। इसकी विशेषताएं क्या है, यह व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है और इसी के अकॉर्डिंग लुनबर्ग ने भी बताया कि यह किसी समूह के व्यक्तियों के जीने का वह सामान्य तरीका है जो बार बार दोहराए जाने के कारण स्थापित हो जाता है, मीन्स इन हैबिट फॉर्मेशन में आ जाता है। इसके साथ साथ में डिफ्यूजन, संस्कृति का प्रसार कैसे होता है, तो संस्कृति के प्रसार की अगर हम बात करें, संस्कृति के प्रसार की हम बात करें तो फर्स्ट आपका क्या होगा, यह एक समाज या संस्कृति से सांस्कृतिक तत्वों, विशेषताओं या विचारों का दूसरे समाज, एक समाज से दूसरे समाज या संस्कृतियों में फैलाना कहलाता है। तो इसमें आपका कम्युनिकेशन करना मीन्स एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाना, एक समाज से दूसरे समाज तक पहुंचाना। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, संस्कृतियों के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव और विकास की गति बहुत तीव्र तरीके से देखी गई है। इसकी प्रक्रिया क्या है, संस्कृति के विकास की शुरुआत भले ही आविष्कार से धीमी होती है लेकिन प्रसार के कारण इसका विस्तार बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर होता है। इसी तरीके से प्रथा या रूढ़ी, ये क्या होती है, कस्टम्स, विचारधारा, इनको आप किस तरीके से देखेंगे कि जब कोई आदत समाज द्वारा स्वीकृत होकर एक सामान्य जीवन शैली बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रथा। मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग प्रथाएं समाज में अपने तरीके का एक सामाजिक आदेश स्थापित करती है जो व्यक्तियों के बीच में मतभेदों को दूर करती है। इसके साथ साथ में हमारा क्या है, सामाजिक नियंत्रण कानून हर जगह तो लागू नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रथाएं होती हैं ये संपूर्ण सामाजिक जीवन को संचालित करती है, इनको अनुशासित करती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने सही और गलत को पहचानता है। इसी के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में संस्कृति की झलक मीन्स अभी आपको बताया था कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट आपको कल्चर मिल सकती है। सेम वही आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें सिर्फ ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि इनकी जो जनजाति है उनका नाम एज ए जीएस में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ में आपका असम सेकंड, जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहू असम का सबसे मुख्य कृषि आधारित त्योहार है जो धान की खेती के अलग अलग चरणों से जुड़ा हुआ है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है और इसमें क्या होता है, फर्स्ट बहाग बिहू, काती बिहू और आपका जो थर्ड है वो है माघ बिहू। तो इनका जो बैसाख, कार्तिक और माघ, ये 3 मंथ्स नेम है जिनके अकॉर्डिंग ये त्योहार मनाया जाता है। तो आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि बिहू किस प्रथा से रिलेटेड है, कहाँ से इसको रिलेट किया जाता है, किससे कनेक्टेड है, तो आप उसमें आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम। मिजोरम में भी आपने देखा होगा कि मिजो जो अंग्रेजी का व्यापक उपयोग होता है इस शब्द में, इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश काल में ईसाइयों मिशनरियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक हो गया था। तो इसमें वर्ग भेद या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव भी नहीं होता। तो शिल्प क्या है, इसकी बुनाई, बैत और बांस का काम यहाँ की मुख्य पारंपरिक शिल्प है। मिजो महिलाएं करघे पर सुंदर जनजातीय डिजाइन वाले शॉल बुनती हैं। इसके साथ साथ में मेघालय के अकॉर्डिंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके यहाँ पे भी कुछ कल्चरल्स प्रोग्राम होते हैं जिनको मेन डिफाइन किया जाता है। नॉर्मली ये किस चीज़ में आते हैं कि आपको एक टेबल दे दी जाएगी और आपको मैचिंग में ही क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो आपको किस प्रदेश को किस कल्चर से कनेक्ट करना है वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम कल्चर के बेस पर डिवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से आपका इसके प्रमुख कार्य, अरुणाचल प्रदेश में जो 3 एरियाज़ हैं उनकी कल्चर है, उनके मेन की फीचर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। वैसे तो नॉर्मली इतना नहीं देते बट कभी कभी इनके जो की पॉइंट्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा व्यवहार का नक्शा, यह समाज को एक सामान्य व्यवहार प्रतिमान या मार्गदर्शिका देती है। इसके बिना इंसान को हर काम भूल और सुधार से सीखना पड़ता है। यह सही गलत की सीमाएं तय करती है। अब यहाँ पे भूल और सुधार,
इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? ट्रायल एंड एरर के थ्योरी से, जो कि आपकी साइकोलॉजी में है। तो इन दोनों को मिला करके आपका एक मॉडर्न क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन का मॉडर्नाइजेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, तो इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपका एटीट्यूड, वैल्यू, गोल्स और डिफाइनिंग द सिचुएशन, लीजेंड, मिथ और ट्रेडिशनल, ये आपके कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत जो थे उनके अकॉर्डिंग होता है। तो मतलब इनको क्यों मिलाया गया? इनको इसलिए कनेक्ट किया गया क्योंकि जब क्वेश्चन को मॉडर्नाइजेशन करके दिया जाता है, आधुनिकीकरण किया जाता है, तो उसमें एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ में मिला दिया जाता है। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए कि आपसे साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है या फिर फिलोसफीज के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका एथनोसेंट्रिज्म को भी देखा जाएगा कि इसमें क्या होता है कि इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहाँ से है कि ये यूनानी शब्द से मिलकर के बना है और लैटिन शब्द सेंट्रिक से मिलकर बना हुआ है। इसके साथ साथ में इसके सकारात्मक पहलू भी हैं और नकारात्मक पहलू भी। उसके बाद में अकल्चरेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट अभी तक नहीं पूछा जाता, अभी तक तो पूछा नहीं गया, बट फिर भी हम एक एक क्वेश्चन के एक एक टॉपिक्स को लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि अगर बाई चांस कोई न्यू टॉपिक आता है या फिर कोई न्यू क्वेश्चन आता है इनसे निकल करके, तो हमें सब कुछ पता हो। नेक्स्ट हमारा है भौतिक और अभौतिक संस्कृति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सामाजिकरण, सामाजिक विडंबना का सिद्धांत, ऑकबर्न्स कल्चरल लैग थ्योरी। इसका आविष्कार किसने किया था? ऑकबर्न ने। ऑकबर्न के अनुसार क्या था? किसी समाज में आविष्कारों की संख्या वहाँ की मौजूद संस्कृति के आकार पर निर्भर करती है, जो कि समय के साथ भौतिक आविष्कार बहुत तेजी से बढ़ते रहते हैं। इसका जो परिवर्तन होता था, इसमें क्या था कि भौतिक संस्कृति में बदलाव की एक निश्चित दिशा होती है और यह अत्यधिक गतिशील होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हवाई जहाज के विकास में लगातार सुधार किया ताकि वे अधिक तेज और ऊंचे उड़ सके। इसी तरीके से अभौतिक संस्कृति, और जो इनकी असंतुलन का कारण था वो क्या था? भौतिक संस्कृति में बदलाव बहुत तीव्र गति से हुआ। इसके बाद जो इसका ड्यूरेशन था, टाइम ड्यूरेशन, वो क्या था कि नई तकनीक के आने और अभौतिक संस्कृति द्वारा उसे अपनाने के बीच का जो समय अंतराल होता है, गैप होता है, वही आपका कल्चरल लैग कहलाता था, मीन सांस्कृतिक पिछड़ापन कहलाया। जैसे कि टाइपराइटर के आविष्कार और कार्यालयों में इसके व्यवहारिक उपयोग के बीच 50 ईयर्स का अंतर था। सामाजिक समस्या क्या थी कि जब यह संतुलन बिगड़ता है तो सामाजिक विसंगतियां या समस्याएं जो हैं वो जन्म लेती है। यह समस्या तब तक बनी रहती है जब तक अभौतिक संस्कृति नई तकनीक के अनुरूप खुद को ढाल नहीं लेती। अब संस्कृति पाठ के मुख्य बिंदु एवं शब्दावली, इसके कीवर्ड क्या थे? फर्स्ट इसका जो कीवर्ड में आता है वो था रूथ बेनेडिक्ट। रूथ बेनेडिक्ट, इन्होंने प्रतिभा बुद्धि के 2 प्रकार बताए, फर्स्ट अपोलिनियन और सेकंड था डायोनिसियन। मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग मानव गतिविधियों के 2 क्षेत्र, बड़े क्षेत्र, संस्कृति और सभ्यता, सिविलाइजेशन एंड देन कल्चर। मनुष्य जो कुछ भी बनता है इन दोनों के अकॉर्डिंग ही बनता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रही है तो सबसे पहले इनमें चेंजेस होती है। नेक्स्ट है हमारा सभ्यता और संस्कृति का संबंध। आदिम समाजों के औजार और कलाकृतियाँ केवल उपकरण नहीं हैं बल्कि वे उनकी संस्कृति के प्रतीक भी हैं। वास्तविक संस्कृति क्या थी? किसी विशेष परिस्थिति में समाज के सदस्यों के व्यवहार का वास्तविक योग जो सीखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की, कि इसका मीनिंग क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम परिभाषा देखते हैं तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जैविक प्राणी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को अपनी संस्कृति सिखाई जाती है, उसे समाज का एक कार्यात्मक सदस्य बनाया जाता है। इसे सामाजिकरण कहते हैं। महत्वपूर्ण विचारकों के कथन के अकॉर्डिंग, किम्बॉल के अकॉर्डिंग क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया में शामिल किया जाता है, जिससे वह समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है और उसे समाज के मानदंडों और मूल्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिल जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मैकाइवर के अकॉर्डिंग सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ व्यापक और गहरे संबंध स्थापित करते हैं और जुड़ाव की जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब हम एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो उसके विचारों का, उसकी सभ्यता का, मतलब ओवरऑल ऑल थिंग्स का ट्रांसमिशन होता है, जो संस्कृतिकरण, सामाजिकरण कहलाती है।
अब सामाजिकरण का महत्व क्या है? संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व के आकार देना, समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और अनुशासन सिखाना, व्यक्ति को समाज में अपनी सामाजिक भूमिकाएं निभाने के योग्य बनाना। इसके साथ साथ में अगर हम इसके स्टेप्स चेक करते हैं तो इसकी जो मेन स्टेप्स होते हैं संस्कृति के, वो क्या है कि इसकी जो नेचर है, सामाजिकरण एक सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मीन्स कंटिन्यूअस एंड अननीडेड प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष सामाजिकरण बच्चे के जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। और स्वयं का विकास, सामाजिकरण का सबसे मूल तत्व क्या होता है कि स्वयं का विकास। जॉनसन के अनुसार स्वयं को एक आंतरिक वस्तु माना जा सकता है जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं और विशेषताओं की धारणा शामिल होती है। इसके साथ साथ में जो इसके चरण हैं, उनमें क्या चरण है? फर्स्ट है आपका ओरल स्टेज, जन्म के तुरंत बाद की अवस्था, जहां बच्चा अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए रोता है, सारों से समझाने की कोशिश करता है। तो ये उसके लिए मौखिक हाँ, बच्चा अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी तरीके से रोने, मौखिक संकेतों आदि के द्वारा अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ में जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? बुद्धावस्था, एनल स्टेज। इसमें बच्चा सोच आदि प्रशिक्षण और बुनियादी आदतें सीखता है। तृतीय चरण है आपका ऑडिपल अवस्था और सुषुप्त अवस्था। ऑडिलल और लेटेंसी क्या है आपका कि इसमें बच्चे परिवार के भीतर अपनी लैंगिक पहचान और संबंधों को समझने लगता है। नेक्स्ट है आपका किशोर अवस्था या वयस्क सामाजिकरण। इस चरण में व्यक्ति समाज के व्यापक नियमों, जिम्मेदारियों और अपनी भविष्य की भूमिकाओं को अपनाता है। पहले 3 चरण में परिवार सामाजिकरण का मुख्य प्राथमिक साधन होता है। परिवार की संरचना जैसे एकल और संयुक्त परिवार का सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ में सामाजिकरण के चरण, एजेंसी, सिद्धांत, इन सब के बारे में बात करें तो जो ओरल स्टेज है वो क्या है? ओरल स्टेज आपकी जन्म से लेकर लगभग 1 वर्ष तक होती है। संकट और विशेषता क्या है? गर्भ के सुरक्षित माहौल से बाहर आने पर शिशु को पहली बार ठंड एवं सुविधा का सामना करना पड़ता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ओरली डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है हमारा टेलकोट पार्सन के अकॉर्डिंग, इस अवस्था में बच्चा एक संपत्ति से थोड़ा अधिक ही होता है। वह केवल न माँ के साथ एक उप प्रणाली से जुड़ा होता है बल्कि पूरे परिवार के साथ नहीं। सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग प्राथमिक जो पहचान की अवस्था है वो आपकी ओरल स्टेज है, जहाँ बच्चा खुद के स्वयं को माँ के बीच अंतर नहीं कर पाता। सेकंड है आपका अनल स्टेज। अनल स्टेज में क्या होता है आपका, इसकी 1 साल से 3 साल तक इसकी अवधि होती है। मुख्य प्रशिक्षण क्या होता है कि इसमें नए सामाजिक कानून बनाए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि बच्चा 2 मुख्य भूमिकाएं देखता है, खुद को पहचानता है और सेकंड अपनी माँ को। बच्चा केवल माँ से प्यार और देखभाल प्राप्त नहीं करता बल्कि बदले में माँ को प्यार भी देता है। दोहरी भूमिका हो जाती है, इसमें माँ एक एजेंट की भूमिका निभाती है और वह बच्चे को अनुशासित करती है। इसके साथ साथ में ऑडिपल अवस्था और सुसुप्त अवस्था। ऑडिपल अवस्था के अकॉर्डिंग क्या है? 4 वर्ष से लेकर के 12 से 13 वर्ष तक पारिवारिक सदस्यता, यह पूरे परिवार का एक सदस्य बनकर के जीता है और बाइलिंगुअल सेक्स के आधार पर भूमिकाएं तय होती है। फ्राइड के मनोवैज्ञानिक कॉम्प्लेक्सिस के अकॉर्डिंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में अपनी माँ के प्रति अत्यधिक लगाव और पिता के प्रति ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता की भावना विकसित करता है, जबकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? लड़कियों में अपने पिता के प्रति झुकाव और माँ के प्रति ईर्ष्या की भावना पाई जाती है। लिंग आधारित समाजीकरण, इस अवस्था में लड़कों और लड़कियों को वाले जो व्यवहार होते हैं उनको क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें समझाया जाना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उनको। चतुर्थ चरण जो होता है वो वयस्क सामाजीकरण, इसकी जो अवधि होती है वो क्या होती है? प्यूबर्टी से स्टार्टिंग होती है और ऑल ओवर रहती है। और विशेषता क्या है इसकी? इस चरण में किशोर माता पिता के कड़े नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता की चाह के कारण इस अवस्था में मानसिक और सामाजिक स्ट्रेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका इसकी जो एजेंसियाँ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि प्रथम एजेंसी का नाम बताइए, सेकंड, द्वितीय, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो प्रथम आपका क्या होगा? परिवार, फैमिली सामाजिकरण का प्रथम साधन है। ठीक है, इसमें क्या सीखता है? भाषा, बुनियादी मूल्य, ज्ञान और रीति रिवाज। सेकंड आपका मित्र समूह और समकक्षी समूह, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके हम उम्र साथियों का प्रभाव बढ़ता है।
और खेल के मैदान से लेकर के स्कूल दोस्त का प्रभाव भी माता पिता से अधिक हो जाता है। बाद में हमारा नेक्स्ट आता है विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है कि विद्यालय द्वितीयक साधन है। यहाँ बच्चा औपचारिक रूप से समाज की संस्कृति, कला, विज्ञान, नियमों आदि को सीखता है। और इसके बाद में आपका मुद्रित शब्द, कहानी, पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तकें बच्चों के सामने सांस्कृतिक मूल्य, पूर्वाग्रह और आदर्शों को प्रस्तुत करती है। बियर स्टैट के अनुसार पुस्तकें हमारे दृष्टिकोण और कल्पनाओं को व्यापक बनाती हैं। नेक्स्ट आपका मीडिया, जनसंचार। सामाजिकरण के सिद्धांत में क्या क्या थे? फर्स्ट है चार्ल्स कूले का सिद्धांत। प्रसिद्ध पुस्तक इसकी क्या थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्य विचार क्या था इसका? स्व का विकास और समाज, दोनों जुड़वा बच्चे। हम समाज से अलग रहकर अपने स्व को नहीं जान सकते। ठीक इसी तरीके से लुकमान कोच का सिद्धांत, आत्मदर्पण सिद्धांत। कूले ने बताया कि आत्म छवि का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहला चरण, हमारी यह धारणा कि दूसरे लोग हमें किस रूप में देखते हैं। सेकंड आपका, दूसरे द्वारा हमारे रूप पर दिए गए निर्णय, जजमेंट, डिसीजंस, हमारा अनुमान होता है कि सामने वाला हमें इस तरीके से जजमेंट कर रहा है, उसका ये डिसीजन हो सकता है। के साथ साथ में जो तीसरा चरण है वह है कि निर्णय और मूल्यांकन के आधार पर ही हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं। तो समाजीकरण के सिद्धांत आपने चेक कर लिया। अब इसके जो टाइप्स हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिद्धांत, G.H. मीड, ये एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो कि सभी जगह पूछा जाता है। मीड ने सामाजिकरण को समझाने के लिए क्या किया? मैं और मुझे, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा दी। मीन्स आई एंड मी का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। इसकी जो चरण है वो क्या है आपके कि प्रारंभिक या तैयारी का चरण 1 से 3 वर्ष, खेल का चरण प्ले स्टेज कहते हैं, खेल प्रतियोगिता चरण गेम स्टेज आपकी 4 से 5 वर्ष की अवधि में होती है। और सिगमंड फ्रायड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? इसको आप पर्सनालिटी में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामाजिकरण से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका कूले और मीड ने जहाँ व्यक्ति और के समाज के बीच में तालमेल देखते हैं, वही फ्रायड मानते हैं कि सब और समाज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। बर्फ का पहाड़ जैसे कि आइसबर्ग अप्रोच। फ्रायड के अनुसार मानव प्रेरणा का तार्किक या सचेत हिस्सा बर्फ के पहाड़ की तरह है जो केवल एक साइड का ही हमें दिखाई देता है या फिर उसकी ऊपरी परत ही हमको दिखाई देती है, अदर्स हमें नहीं दिखाई देती। सब के 3 भाग इन्होंने माने। फर्स्ट था आपका इदम, यह है जन्मजात अचेतन और असामाजिक इच्छाओं और आवेगों का भंडार है। पूरी तरीके से स्वार्थी होता है, पूरी तरीके से अपने लिए सोचता है। सेकंड है आपका ईगो, यह स्व का सचेत और तार्किक हिस्सा है। यह नियंत्रण केंद्र और सुपर ईगो की मदद से इदम की इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, नजर रखता है। थर्ड है आपका सुपर ईगो, बड़ा अहम। इसमें जो आपका ईगो होता है वो किस में बदल जाता है? नैतिक आदर्शों में और मूल्य का आंतरिक रूप में। फ्रायड के अनुसार यह समाज के पुलिस अधिकारी की तरह काम करता है जो गलत इच्छाओं पर रोक लगाता है और व्यक्ति में अपराध बोध पैदा करता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिकरण के प्रकार। इसके साथ साथ में टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इयान रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग सामाजिकरण मुख्य 4 प्रकार का होता है। प्राथमिक में क्या आता है कि अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के परिवार के भीतर होता है और बच्चा इसमें कॉग्निटिव लेवल्स की जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करता है। इसके बाद में अग्रिम या प्रत्याशित सामाजिकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब बच्चे को व्यक्ति को किसी भावी समूह जैसे नौकरी, शादी, शामिल में होने की प्रत्याशा में उस समूह की संस्कृति और तौर तरीके को सीखने का अवसर मिलता है। तो इसके साथ साथ में विकासात्मक सामाजिकरण। और नेक्स्ट है हमारा पुनः सामाजिकरण, जब यह तय होता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिका पूरी तरीके से बदल जाती है, वो स्वयं को एक नई कल्चर में चेंज कर देता है। तो ओवरऑल हम देखना चाहें तो क्या देखेंगे कि फर्स्ट आपका कल्चर मानव निर्मित सीखी जाने वाली गतिशील अवस्था है। टॉयलर ने इसको जटिल समग्रता कहा, जहाँ की मेल्विनोव्स्की ने इसको मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना। सांस्कृतिक तत्व व संगुण, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है। जनरीतियाँ क्या है? समनर की पुस्तक फोल्क वेज 1960 के अनुसार ये रोजमर्रा की जिंदगी के स्थापित और सामान्य व्यवहार है। सांस्कृतिक विडंबना, कल्चरल लैग, ऑकबर्न के अनुसार जब भौतिक संस्कृति तेजी से बढ़ती है और अभौतिक संस्कृति पीछे छूट जाती है
तो वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके साथ साथ में एथनोसेंट्रिज्म की अगर हम बात करें तो अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे की संस्कृति को हीन समझना। और सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? किसी संस्कृति को उसी के पर्यावरण और मूल्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से आंकना। नेक्स्ट है हमारा सामाजिकरण, जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनने की जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। इसके मुख्य साधन क्या है? परिवार, मित्र समूह, विद्यालय, पुस्तकें और मास मीडिया। इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे? नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पे समन्वय का किससे रिलेट करेंगे? फॉल पेज से। उसकी बुक का नाम रूथ बेनेडिक्ट, पैटर्न ऑफ कल्चर, ऑकबर्न कल्चर लैग, कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ साथ में सामाजिकरण के सिद्धांत के मूल मंत्र क्या होंगे? कूले के अकॉर्डिंग लुकिंग ग्लास, कूल दिखना, और मीड के अकॉर्डिंग आई एंड मी, फ्राइड के अकॉर्डिंग id, ईगो एंड सुपर ईगो को आप टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है इसकी पहचान कैसे करनी होगी। तो भविष्य की तैयारी, प्रत्याशी त्याग, सामाजिकरण, मर्डन ने कहा भाषा और बचपन दोनों किससे रिलेट करते हैं? प्राथमिक सामाजिकरण परिवार से, पुरानी आदतें छोड़ना, नई आदतें अपनाना आपका क्या होगा? पुनः सामाजिकरण। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सामाजिकरण से रिलेटेड आपके जो मेन क्वेश्चन है वो 6 से 7 नंबर तक आएंगे, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 6 या 7 नंबर मिलेंगे। बट अगर आपका ये साइकोलॉजी से अटैच कर दिया जाए तो उसमें आपकी क्वेश्चनिंग बढ़ जाती है, उसमें आपको नहीं समझ में आता कहाँ किससे कैसे कनेक्ट करें। तो इस लेवल को देखते हुए सामाजिकरण को थोड़ा सा डीपली समझाया गया है। एंड आई होप कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पढ़ेंगे और आप अपने कमेंट भी ज़रूर लिखेंगे। सो थैंक यू गाइज, शेयर सपोर्ट for next video.